नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार्टअप मंत्र। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और स्टार्टअप मंत्र में आज हम बात करने वाले हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट की, यानी कि आपके वैकल्पिक निवेश की। जी हाँ, वैकल्पिक निवेश यानी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, जिसे एआईएफ यानी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के नाम से भी जाना जाता है। हाल फिलहाल जो है वो इसकी लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ी है और इसमें बहुत बड़ा योगदान स्टार्टअप्स का है। जी हाँ, जिस तरह से स्टार्टअप्स का दौर आया है उसने इस वैकल्पिक निवेश की पूरी दुनिया को, लोगों की एक पहुंच जो है उसमें बड़े स्तर पर बना दी है। एक वक्त था जब हम एआईएफ की जब बात करते थे तो इसमें विदेशी संस्थागत निवेशक जो होते थे यानी एफआईआईज जो होते थे, तो उनकी फंडिंग ज्यादा होती थी। लेकिन जिस तरह से स्टार्टअप्स ने अपना दखल बढ़ा है उसके बाद जो स्टार्टअप्स ग्रुप हैं, जो इन्वेस्टमेंट के ग्रुप हैं, उन्होंने इसकी पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी है और अब घरेलू समूह जो हैं उनका दखल भी, उनका जो दायरा है वो इसमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक बड़ी पिक्चर अगर हम देखने की कोशिश करें तो बहुत तेजी से विकास करता हुआ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का ये पूरा स्टार्टअप की दुनिया अपने आप में हर दिन खुद को री इन्वेंट कर रही है, खुद को नए लेवल पे तमाम चुनौतियों से आगे जाते हुए बेहतर रूप में प्रस्तुत कर रही है। और आज यही वजह है कि हम इस पे खास चर्चा आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन पहले हमको समझना होगा कि ये जो वैकल्पिक निवेश का मंत्र है, वैकल्पिक निवेश की ये पूरी दुनिया है, ये काम कैसे करती है, इसके बड़े प्लेयर्स कौन से हैं, रिस्क क्या है और कौन कौन से तरीके हैं वैकल्पिक निवेश के लिए। और इसे जानने के लिए मैं रुख करूंगा अपने सहयोगी शरद दुबे का। शरद, हमें बताएं जरा कि ये जो हम ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, स्टार्टअप को अगर इसमें हम जोड़ते हैं तो कितना बड़ा फर्क आया है, किस तरह से ये दुनिया पूरी काम कर रही है। जी बिल्कुल, आज हम वैकल्पिक निवेश का जो है स्टार्टअप मंत्र पे फोकस करने वाले हैं और ये बता दें कि इसकी राइज क्यों हुई है। ऑफ कोर्स इसमें जो रिकॉग्निशन देखने मिली है वो स्टार्टअप से देखने मिली है। वैकल्पिक निवेश को बढ़ाने देने वाले जो स्टार्टअप का जो है दौर आ गया है। अब जब ये आता है तो ऑफ कोर्स याद रखिए, जो ग्रेजुअल रिकॉग्निशन आती है रेगुलेटरी बॉडी से वो भी मिलने लगती है। लेकिन उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि फाइनेंशियल अवेयरनेस और नॉलेज, इसके कारण जो है आप कह सकते हैं कि ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स पॉपुलर हो रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट बात भी एक बता देता हूँ कि जो AUM होती है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। अगर आप सेबी की डेटा को देखें तो AIFs की जो आप कह सकते हैं AUM वो पिछले 7 साल में 10 गुना बढ़ी है और लगभग 7 लाख करोड़ का जो है ये आंकड़ा आपको देखने मिला है। अब तो हम बात कर लिए ये पूरे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के ग्रोथ ट्रिगर के, लेकिन क्या है ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, क्या है ये वैकल्पिक निवेश के मंत्र। फर्स्ट आते हैं फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स। आपने फिक्स्ड डिपॉजिट्स के बारे में सुना होगा, फिर मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स आ रहे हैं, फिर बॉन्ड्स आ रहे हैं कॉर्पोरेट्स के। तो ये सब जो है अब रिटेल निवेशक भी जो है इन्वेस्ट करते हैं। अब बात करेंगे अनलिस्टेड शेयर्स के। हालांकि ये जो है ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स होती हैं, लेकिन ये जो कंपनीज़ होती है जनरली बाद में इनकी IPO की एग्जिट्स देखने मिलती है। ये अनरेगुलेटेड है बट ये ओवर द काउंटर प्रोडक्ट है। इसके अलावा जो है REITs, इनविट्स, कमर्शियल रियल एस्टेट, इन पे भी फोकस रहता है। और REITs, इनविट्स तो कुछ लिस्टेड भी हैं जहाँ पे आपके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होती है जिसके बहुत भाग होते हैं, जहाँ पे आपको डिविडेंड भी मिलता है। इसके अलावा जो है इम्पॉर्टेंट बात रहेगा आपके स्टार्टअप्स के इन्वेस्टमेंट को लेकर। यहाँ पे भी जो है मिल बांट के जो एंजल इन्वेस्टिंग होती है उस तरीके से रिटेल निवेशक भी जो है इन्वेस्ट करते हैं। और आगे जाते हुए P2P लेंडिंग, जहाँ पे पीयर्स के बीच जो है ओवरऑल लेंडिंग देखने मिलता है, हायर इंटरेस्ट रेट्स रहती है। लेकिन बता दूं कि ये भी जो है एक नया टाइप ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है। और आखिर में बात करेंगे इनवॉइस डिस्काउंटिंग की, जहाँ पे वैकल्पिक निवेश के जो है कुछ नए तरीके हमें देखने मिल रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ कौन है जो इस पर फोकस कर सकते हैं ताकि जो निवेश के जो आप कह सकते हैं रिस्क हैं वो कवर हो जाए और ओवरऑल एक अवेयरनेस जो है एक अच्छी तरीके से बने। तो ये आप देख सकते हैं बड़े 3 रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है, सेबी, RBI, FEMA, जो इस रेगुलेशंस को जो है ओवरलुक करते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये जो रेगुलेशंस है ये ओवरऑल रहती है पूरी इन्वेस्टमेंट सिनारियो में। अब तो रेगुलेशंस की बात कर ली, लेकिन इंपॉर्टेंट बात आती है कि रिस्क क्या एसोसिएटेड होते हैं, क्योंकि इसमें जोखिम भी ज़्यादा होता है। क्योंकि ऑफ कोर्स जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वहाँ पे जैसे कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ रहती हैं, आप म्यूचुअल फंड्स ले लीजिए, आप इक्विटीज़ ले लीजिए और इवन इंश्योरेंस ले लीजिए। लेकिन जो सवाल उठता है कि वैकल्पिक निवेश के जोखिम क्या हैं। एक होता है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क माने आपकी एग्जिट में कभी डिले देखने मिल सकती है। कई स्तर पे जो है बड़े जोखिम होते हैं, स्कैम्स होते हैं। और हमने पहले भी देखा था क्रिप्टो में जो है बहुत सारे स्कैम्स देखने मिले, उसके कारण जो है बहुत सारे रेगुलेशंस आए और अभी जो है लगभग 70 से 80% जो आप कह सकते हैं क्रिप्टो के ट्रेडिंग वॉल्यूम्स गिरे हुए हैं।
घोटाले का खतरा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात रहता है। और ऑफ कोर्स जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन रहती है वो थोड़ी कम रहती है इन एसेट्स के लिए, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, आपको थोड़ी रिसर्च करनी होगी और रिस्क एलिमेंट भी ज़्यादा रहता है। लेकिन याद रखिए, जहाँ पे रिस्क एलिमेंट रहता है वहाँ पे रिटर्न एलिमेंट पे भी फोकस आता है। लेकिन कुछ स्टार्टअप्स हैं जो फोकस में रहने वाले हैं, और यहाँ पे जो है वैकल्पिक निवेश के जो स्टार्टअप है वो आते हैं विंट वेल्थ, फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स पे है, ट्रांसपेरेंट कैपिटल जो है आप कह सकते हैं आपके अनलिस्टेड शेयर्स में है, ग्रिप, जिराफ जैसे कंपनीज़ भी हैं जो अलग अलग टाइप के यूनिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट होता है या वैकल्पिक निवेश होता है, उसके जो है आप कह सकते हैं ये स्टार्टअप से जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शरद। बहुत ही बेहतर तरीके से आसान भाषा में आपने हमारे दर्शकों को बताया कि आखिर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का मंत्र क्या है और किस तरह से स्टार्टअप्स की दुनिया में एक बड़ा फर्क जो है इस दिशा में आया है। हमने तमाम तरीकों को समझा और जैसा कि हमेशा हम करते हैं, स्टार्टअप मंत्र में हम बिग वॉइसेस को सुनते हैं, इंडस्ट्री से जुड़े उन दिग्गजों को सुनने की कोशिश करते हैं जो इस दिशा में बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। और आज हमारे साथ ऐसे ही दो खास मेहमान हैं। सबसे पहले परिचय करा दूं, हमारे साथ है अजिंक्य कुलकर्णी जो कि फाउंडर हैं विंट हेल्थ से, और इसके साथ ही हमारे साथ है राहुल साहू जो कि फाउंडर हैं ट्रांसपेरेंट कैपिटल से। राहुल और अजिंक्य, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में। और अजिंक्य, मैं आपसे ही इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। हमने बहुत बेसिक चीज़ें तो अपने दर्शकों के सामने रख दी, लेकिन ज़रा हमें बताएं कि ये जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के मंत्र हैं, ये एआईएफ की जो पूरी दुनिया है, ये किस तरह से जुड़ी हुई है, क्या तरीके हैं इसमें और किस तरह से इसमें आमदनी और बाकी चीज़ों का गणित बैठता है? सो मैं बेसिक से चालू करूंगा कि जब आप लंबे होराइजन के लिए करते हो वेल्थ क्रिएशन के लिए, उसके लिए इक्विटी और म्यूचुअल फंड एक सही इंस्ट्रूमेंट है, सही तरीका है। बट जब आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना रहता है तब शायद इक्विटी सही इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे जा सकता है, राइट। तो उसके लिए आप ऐसे इन्वेस्टमेंट, ऐसे जगह इन्वेस्ट करते हो, ऐसे जगह पैसे डालते हो जहाँ आपको फिक्स रिटर्न मिले, यही फिक्स इनकम प्रोडक्ट रहते हैं, राइट। और उसमें अलग अलग तरीका होता है। तो इसमें से सबसे जो फेमस है वो एफडी है। आपकी सेविंग अकाउंट भी एक तरह का फिक्स इनकम है जिसमें आपको 2-3% मिलता है। एफडी में 6-7-8% मिलता है। उसके उसके बाद आपका थोड़ा और रिस्की डेट म्यूचुअल फंड आता है। हालांकि डेट म्यूचुअल फंड आर नॉट दैट अट्रैक्टिव फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, बिकॉज यील्ड उनका 8-8.5% है और उसमें रिस्क एफडी से ज्यादा है। तो एफडी इतना ही रिटर्न है और रिस्क थोड़ा ज्यादा है, राइट। प्लस देर आर, वो थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है, उसमें इंटरेस्ट रेट के हिसाब से प्रोडक्ट का वैल्यू चेंज होता रहता है। उसके आगे डेट म्यूचुअल फंड के आगे कुछ बॉन्ड्स भी अवेलेबल होते हैं जो आपको 10-11% रिटर्न देते हैं। तो बॉन्ड्स आर रिस्कियर देन एफडीज, वो रिस्क एफडी से रिस्कियर होते हैं, बट उसमें रिटर्न भी 9 से आपको 10-11% रिटर्न पा सकते हैं। इसके बाद अगर आपको लॉन्ग टेन्योर लेना है, लेट्स से आप एफडी में 8-10 साल की एफडी बुक कर पाओगे, बट आपको अगर 30 साल के लिए पैसा फिक्स इनकम पे लगाना है, एंड स्पेशली जो रिटायर्ड लोग हैं कि अभी इंटरेस्ट रेट हाई है उनके लिए, उसके लिए आपके पास जीसेक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। तो उसमें सबसे लोअर रिस्क है, एफडी से भी लोअर रिस्क है, कि भारत सरकार की गारंटी है, राइट। तो दीज आर कॉल्ड जीसेक्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, राइट। तो ये इस तरह का स्पेक्ट्रम है पूरा। अजिंक्य, आपने फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट का जिक्र किया, और जब किसी भी प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, दर्शकों की जागरूकता, इन्वेस्टर की जागरूकता बहुत मायने रखती है। उस लिहाज से देखें तो फिक्स्ड इनकम के जोखिम क्या क्या हैं, और इस जो इसमें जो आय होती है, जो प्रोडक्ट हैं, उसमें किस तरह के फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं इस रिस्क को देखते हुए? देखो, फिक्स इनकम में तभी डालते जब रिस्क कम होना चाहिए। तो इसमें रिस्क इक्विटी से लाइक कम होता है, बट होती है रिस्क। सो लेट मी एक्सप्लेन, राइट। अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करोगे तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इशूड है, तो इसमें क्रेडिट रिस्क जीरो है, मतलब पैसा डूबने का चांस ऑलमोस्ट जीरो है, राइट। जब तक भारत सरकार है, भारत देश है, तब तक ये पैसा डूबेगा नहीं, राइट। हालांकि अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो आपका उसका वैल्यू ऑफ द, आपका जो सिक्योरिटी, आपका जो बॉन्ड है, उसका कम ज्यादा हो सकता है। जितना लॉन्ग टेन्योर उतना ज्यादा प्राइस का इम्पैक्ट ज्यादा रहता है, राइट। और जनरली ये उल्टा होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो सिक्योरिटी का प्राइस घटेगा, इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो सिक्योरिटी का प्राइस बढ़ेगा, राइट। और अभी इंटरेस्ट रेट हाई है, तो इसकी अभी जो अनुमान है, जो प्रेडिक्शन है कि इंटरेस्ट रेट यहाँ से इधर सेम रहेगा या नीचे जाएगा, तो उसके हिसाब से ये अच्छा टाइम हो सकता है लाइक जी6 में इन्वेस्ट करने का, राइट। तो उसमें रिस्क ये है कि आपका अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो प्राइस कम होता है,
उसका फायदा ये कि इंटरेस्ट रेट जब कम होता है तब प्राइस बढ़ता है। तो जीसेक में यही रिस्क होता है, उधर पैसा डूबने का रिस्क बहुत कम रहता है। देन आप एफडीज की तरफ आएंगे तो जो बैंक एफडीज होती है वो 5 लाख तक इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल 5 लाख तक इज कवर्ड अंडर डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम। तो वो भी गवर्नमेंट गारंटी जैसा ही होता है, हालांकि उसमें 90 दिन तक पैसा अटक सकता है अगर बैंक डूब गई तो, बट बैंक डूबने का इंडिया में वेल रेगुलेटेड सेक्टर है तो चांस भी कम है, राइट। तो बैंक एफडीज आर लाइक नेक्स्ट ऑलमोस्ट जीरो रिस्क अप टू 5 लाख, यू कैन से नो रिस्क, राइट। एंड उसमें लिक्विडिटी भी क्लियर है, वो मार्केट के इंटरेस्ट रेट से कम ज्यादा भी नहीं रहती, तो वो एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। सेविंग में सिमिलर एफडी जैसा ही रिस्क है बट इंटरेस्ट रेट कम है, राइट। तो 6 महीने से कम या बहुत कम अगर आपको इन्वेस्ट करना है 1-2 महीने के लिए तो सेविंग में पैसा रखना चाहिए, लिक्विड फंड में रखना चाहिए, राइट। उसके बाद आते हैं डेट म्यूचुअल फंड। अभी डेट म्यूचुअल फंड की भी रिस्क वाइज कैटेगरी है। अगर आप लिक्विड फंड देखोगे तो ये कम रिस्की है, अगर आप क्रेडिट रिस्क फंड देखोगे तो ये ज्यादा रिस्की है, राइट। तो उसमें रेटिंग के हिसाब से, टेन्योर के हिसाब से रिस्क चेंज होता रहता है, राइट। एंड देन कम बॉन्ड। बॉन्ड इज सिमिलर टू डेट म्यूचुअल फंड बट डेट म्यूचुअल फंड आर लेस रिस्की। डेट म्यूचुअल फंड में रिस्क कम इसलिए है कि उसमें लिक्विडिटी है, उसमें डाइवर्सिफिकेशन है। आप जिस दिन 100 रुपए भी डालोगे वो आपका 100 सिक्योरिटीज 100 बॉन्ड में डाइवर्सिफाई हो जाएगा। अगर आपको बॉन्ड का पोर्टफोलियो खुद से बनाना है तो आपको खुद से डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा 100 लाइक 10-20 कम से कम 10-20-40-50 ऐसे बॉन्ड्स में, राइट। तो बॉन्ड्स में एक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है तो जो आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, और प्लस आप एक्टिवली चूज भी कर सकते हो। तो बॉन्ड में रिस्क ज्यादा भी रहता है, उसमें रिटर्न भी ज्यादा रहता है, राइट। तो अगर मैं रिस्क की लैडरिंग देखूंगा तो सबसे कम है जीसेक, फिर एफडी, फिर डेट म्यूचुअल फंड और फिर बॉन्ड्स। ये जी इस तरह का बिल्कुल। स्पेक्ट्रम है। बिल्कुल, और बहुत ही बेहतर तरीके से अजिंक्य ने हमारे सामने रखा कि आखिर फिक्स्ड इनकम की बात कर लें, इक्विटी की बात कर लें, हम बात करें बाकी जरिए से, बाकी माध्यम से भी, तो किस तरह के रिस्क वहाँ पर मौजूद हैं, किस तरह की आय का जो है वो वहाँ पर रिस्क कम हो जाता है, और क्या क्या वो तरीके हैं जिसके ज़रिए आप जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट है उसकी दुनिया में जा सकते हैं। चलिए, आखिरी सवाल अजिंक्य आपसे ये रहेगा कि अपनी जो कंपनी है विंट वेल्थ, ज़रा इसके बारे में बताइए, किस तरह से काम करती है और किस तरह का आगे का नज़रिया है आपका। विंट वेल्थ एक फिक्स इनकम प्लेटफॉर्म है, तो ऑल टाइप ऑफ फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स आप विंट वेल्थ से खरीद सकते हो। सो वी हैव स्टार्टेड विद बॉन्ड्स, वी आर लॉन्चिंग एफडीज, वी आल्सो हैव सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एंड वील ब्रिंग ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स वी डिस्कस, राइट। जो हमने अभी हमारे पास बॉन्ड है, फिर अभी हम एफडीज लॉन्च कर रहे हैं। सो आप अलग अलग बैंक्स की एफडी विंट वेल्थ प्लेटफॉर्म और ऐप से ही बुक कर पाओगे। बॉन्ड्स में आज आप इन्वेस्ट कर सकते हो 10-11% फिक्स रिटर्न वाले बॉन्ड्स, 1-2 साल की मैच्योरिटी, राइट। एंड वी विल हम बाकी भी डिफरेंट काइंड ऑफ फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स अभी हमारे प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करेंगे। बिल्कुल, तो अजिंक्य ने बहुत बेहतर तरीके से बताया कि आखिर उनकी कंपनी क्या काम करती है। एफडी से शुरुआत हुई है, इसके आगे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें जो हैं इसमें नज़र आएंगी, बॉन्ड की भी शुरुआत होगी और सारे प्रोडक्ट एक जगह लाने की कोशिश। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अजिंक्य आपका इस पूरी चर्चा के लिए। और चलिए अब दूसरे अपने एक्सपर्ट की ओर रुख करते हैं। और राहुल, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि जो ये अनलिस्टेड शेयर्स की दुनिया है, ये है क्या, और क्या कोई रिटेल इन्वेस्टर इसमें पार्टिसिपेट उसे करना हो तो वो क्या करे? देखिए, अनलिस्टेड शेयर्स वो होते हैं जो कि किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, एनएससी, बीएसई और एनी एनी अदर स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्ट नहीं होते। ये वो शेयर्स हैं जो ओवर द काउंटर्स ट्रेड होते हैं। बेसिकली ये जो है ऑफ मार्केट ट्रेड्स होते हैं। रिटेल निवेशक इसमें इस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकता है, उसके पास बस एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। किसी भी किसी भी रिटेल निवेशक को जब भी कोई अनलिस्टेड शेयर्स बाय करना होता है वो हमारे पास बिल्कुल आ सकते हैं। हमको सिर्फ उनकी एक सीएमएल कॉपी, द क्लाइंट मास्टर लिस्ट हमको चाहिए पड़ती है वो, और उनकी बैंक डिटेल्स। उनको बस हमारे पास फंड ट्रांसफर उनको हमारे पास करना पड़ता है, और सेम डे हम लोग उनको शेयर ट्रांसफर कर देते हैं। कई बार शेयर ट्रांसफर जो है आधे घंटे, 1 घंटे और विद इन 24 आवर्स में शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं आफ्टर रिसीविंग द फंड्स। वाकई बहुत बहुत शानदार तरीके से आपने बताया कि आखिर ये पूरी दुनिया किस तरह से काम करती है, क्या क्या वो तरीके हैं और किस तरह से कोई इन्वेस्टर इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। राहुल, अब ज़रा हम बात करते हैं
रिस्क है, क्योंकि सबसे पहले सवाल आम इन्वेस्टर के जहन में ये आता है कि अनलिस्टेड शेयर्स में इस इन्वेस्टमेंट को करते वक्त रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। और बात करें अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट में, तो वो रिस्क फैक्टर्स के साथ साथ आप ये भी बताइए कि किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। चैलेंजेस तो जो भी अपन काम करते हैं उसमें चैलेंजेस और रिस्क तो रहते ही हैं। तो मैं एक चैलेंजेस इसमें ये है कि इसमें एक टिक बाय टिक डेटा यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा जो कि आपको लिस्टेड मार्केट में मिलता है। इसमें आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना है वो आपको एनुअल रिपोर्ट और फंडामेंटल आपकी जो साउंड नॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली आपको करना पड़ता है। और कई कई बार जो कंपनीज हैं एक एक दो दो साल रिटर्न्स फाइल करने में लगा देती हैं, तो उनकी एनुअल रिपोर्ट्स हमको अवेलेबल आसानी से नहीं मिलती हैं। कई कई कंपनीज जो हैं जो अच्छी बड़ी कंपनीज है उनका डेटाज आपको जो है एनुअली मिलते हैं और क्वार्टरली भी अवेलेबल मिलता है। अगर मैं रिस्क फैक्टर्स की बात करूं इसमें, तो रिस्क इसमें यह है जो बाइंग एंड सेलिंग में जो स्प्रेड है वो काफी ज्यादा मिलता है। उसी के लिए जो लिक्विडिटी एक रिस्क है वो इसमें बड़ा होता है। तो जी जी, तो यही कुछ रिस्क एंड चैलेंजेस हैं इसमें। राहुल, जरा ये भी बताइए कि जो अनलिस्टेड शेयर्स हैं, क्या ये कंपनियों द्वारा सीधा दिए जाते हैं या फिर लार्ज इन्वेस्टर्स के जरिए यहाँ पर कारोबार होता है? देखिए, ऑफ कोर्स ये जो शेयर्स हैं वो प्रमोटर्स, अर्ली इन्वेस्टर्स और ईसॉप होल्डर से ही आते हैं। हम लोग एक माध्यम है जो कि एक हम लोग बेसिकली जो अर्ली इन्वेस्टर्स हैं, प्रमोटर्स हैं और ईसॉप होल्डर्स हैं, हम लोग शेयर्स लेके जो भी रिटेल निवेशक हैं और एचएनआई निवेशक हैं उनको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जरा राहुल एक चीज और बताइए, जब अनलिस्टेड शेयर्स के वैल्यूएशन की बात आती है तो इसे तय करने का तरीका क्या है? देखिए, अगर कोई भी कंपनी जो है लिस्टेड, अगर लिस्टेड सेक्टर में अगर वो ट्रेड कर रही है तो उसके कंपैरिजन में अपन जो है उसका प्राइस एक डिसाइड करते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली डिमांड एंड सप्लाई मेथड से उसका प्राइसिंग फैक्टर्स डिफाइंड होता है। और जो भी किसी अगर वेंचर फंड ने कुछ वैल्यूएशन पे उस पर फंडिंग की होगी पहले या प्राइवेट प्लेयर ने फंडिंग की होगी तो वो भी एक बेंचमार्क सेट हो जाता है। राहुल, बहुत शानदार तरीके से आपने एक एक बातों का जवाब दिया है, आपने बहुत स्पष्ट किया है निवेशकों के लिए। अब हमने जोखिम को भी समझ लिया, हमने इसके ट्रेड के, इसके कारोबार के तरीके को भी समझ लिया, नेचर को भी समझ लिया, हमने रिस्क के साथ साथ चैलेंजेस की भी बात कर ली। अब ज़रा बताइए कि अनलिस्टेड कंपनियों के शेयरों में ट्रेडिंग का कोई ख़ास नियम है, कोई पैटर्न है जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी देखिए, ये 100% लीगल है और एज फार एज सेबी इज कंसर्न ये अभी सेबी के गाइडलाइंस में अभी नहीं आता है, बट ये 100% लीगली ओवर द काउंटर ट्रेड होते हैं। बिल्कुल, तो ये जो सारी जानकारी आप देख रहे हैं, ये जानकारी ज़रा गौर से सुनिए, क्योंकि बड़ी शानदार चर्चा इस वक्त हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं और इस चर्चा में हम एक एक सवाल, एक एक आपकी जो शंका है उसका समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम दिग्गज आपको इसके बारे में बेहतर तरीके से जागरूक कर रहे हैं, आप तक जानकारियां पहुंचा रहे हैं, आपको हर उस बात से आगाह कर रहे हैं जो आपके लिए स्पेस में व्यापार करते वक्त, ट्रेडिंग करते वक्त जरूरी है। अनलिस्टेड स्पेस की बात हम कर रहे हैं इस वक्त राहुल से। राहुल, जरा बताएं, आम निवेशक के मन में तो ये है कि साहब ठीक है, बाकी सारी चीजें हम ध्यान रख लेंगे, लेकिन पहले तो ये बताएं हमारे काम की बात, रिटर्न इसमें कैसा है और मेजर स्टॉक्स को अगर समझना चाहें तो वो क्या है? देखिए, अगर मैं रिटर्न्स और स्टॉक्स की बात करूं तो एक इंडेक्स है जो अनलिस्टेड मार्केट को ट्रैक कर सकता है, प्राइमेक्स 40। आप उसमें देखेंगे तो ओवर द लास्ट 3 to 5 years में अनलिस्टेड मार्केट ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे आउटलायर्स काफी होते हैं, तो अगर आप वो इंडेक्स देखेंगे तो लास्ट 3 years में उसमें डबल डिजिट की ग्रोथ है। और उसमें अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो यहाँ पे अनलिस्टेड मार्केट की बहुत अच्छी ब्यूटी है
कि यहाँ पे आपको कुछ सेक्टर्स जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने को मिल सकते हैं जो कि लिस्टेड में नहीं है। यहाँ पे आप एक क्रिकेट टीम में आप पैसा लगा सकते हैं जिसका नाम है चेन्नई सुपर किंग। यहाँ पे आप एक कुछ प्रमोटर्स की बहुत बढ़िया कंपनी है बट वो लिस्टेड है, उनकी कुछ सब्सिडरीज है जो लिस्टेड नहीं है, उनमें आप पैसा लगा सकते हैं। जैसे कि एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज है जो जिसकी सब्सिडरी एचडीएफसी बैंक की 95 मोर देन 95% एचडीएफसी बैंक उसमें होल्ड करता है। आप ऐसी कंपनीज में पैसा लगा सकते हैं जिनकी होल्डिंग कंपनीज अनलिस्टेड में अवेलेबल है। जैसे कि फिनो पेमेंट बैंक, उसकी होल्डिंग कंपनी है फिनो पेटिक लिमिटेड जो कि अवेलेबल है अनलिस्टेड मार्केट में। आप केयर हेल्थ इंश्योरेंस बहुत बढ़िया कंपनी है, केयर हेल्थ, जिसके मोस्टली मेरे ख्याल में जो रिटेल निवेशक हैं वो अपना इंश्योरेंस जो है केयर हेल्थ से कराते हैं, पर उनको ये नहीं पता कि इस कंपनी में कैसे निवेश करें, तो वो अनलिस्टेड में अवेलेबल है। और कई सारे जो यूनिकॉर्न्स हैं, जो स्टार्टअप जो यूनिकॉर्न बन चुके हैं, उसमें भी इन्वेस्टमेंट वो लोग कर सकते हैं अनलिस्टेड शेयर्स के थ्रू। बिल्कुल राहुल, और ये वाकई ज़रूरी है क्योंकि लोग जो हैं, आम निवेशक जो है वो रिटर्न सबसे पहले जानना चाहता है। अब ज़रा हम बात करें कि कोई कंपनी अनलिस्टेड स्पेस में जो है वो लिस्टेड हो जाती है, उसके बाद जिन्होंने अनलिस्टेड स्पेस में खरीदारी की है उनका क्या होगा? जी देखिए, जब भी कोई निवेशक इसमें इन्वेस्टमेंट करता है वो यही समझ के आए कि वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट उसको करना चाहिए। इसमें अगर मैं ड्यूरेशन रखूं तो कोई भी जो निवेशक है उसको कम से कम नहीं तो अपना 3 to 5 ईयर्स का होराइजन उसको होना चाहिए। और जब भी कोई कंपनी अगर लिस्ट होती है, उसको आपने अनलिस्टेड मार्केट से बाय किया है, तो आफ्टर लिस्टिंग, फ्रॉम द डेट ऑफ लिस्टिंग, उसको 6 मंथ्स तक वो निवेशक है उसको सेल नहीं कर सकता है। जो एक रिटेल निवेशक है उसमें एक लॉक इन पीरियड रहता है, पर आफ्टर सिक्स मंथ्स यू कैन लिक्विडेट। जो भी रिटेल निवेशक है अगर उनको लिक्विडेट करना है लिस्टेड मार्केट में। बिल्कुल। और राहुल, चलते चलते ये ज़रा हमें बताइए कि ट्रांसपेरेंट कैपिटल बड़ा ही दिलचस्प नाम है, ज़रा अपनी कंपनी के बारे में बताइए और आगे ग्रोथ का आउटलुक क्या है इस पर भी रोशनी डालिए। देखिए, ट्रांसपेरेंट कैपिटल की जो शुरुआत हुई थी, हम लोग ने ये सोचा था कि जो भी रिटेल निवेशक हैं उनको एक अनलिस्टेड सिक्योरिटीज का उनको भी उनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन मिलना चाहिए। सो अगर मैं कहूँ कि हम लोग के काफ़ी सारे जो B2B पार्टनर्स हैं, B2B चैनल्स हैं, उनके थ्रू हमने थाउजेंड्स और इवन लैक्स ऑफ क्लाइंट्स को हम लोग ने केटर किया है। और आगे भी हम लोग यही चाहते हैं कि और से ज़्यादा हम लोग रिटेल निवेशक को टारगेट करें और उनको ये अपॉर्चुनिटी दें कि वो अनलिस्टेड मार्केट में निवेश करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे राहुल इस ख़ास चर्चा के लिए। और हमने आज समझने की कोशिश की और स्टार्टअप मंत्र का मकसद यही है कि आपको स्टार्टअप के अलग अलग जो भी प्लेयर्स हैं, जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, उनके बारे में आपको बेहतर तरीके से आसान भाषा में जानकारी उपलब्ध कराएं, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जितने लोग हमें सुन रहे हैं उनमें बहुत सारे लोग हैं जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या जो किसी तरह की प्रेरणा खोज रहे हैं, इंस्पिरेशन खोज रहे हैं, तरीके खोज रहे हैं। और हमारा जो है ईटी नाउ स्वदेश पे कोशिश यही है हमारी कि आपको वो तरीके बताएं। हालांकि एक बार फिर मैं आपको इस बारे में जानकारी दे दूं कि कभी भी आप स्टार्टअप की दुनिया में आप उतरिए तो केवल इस जानकारी से ही नहीं जो हम आपको दे रहे हैं, ये तो आपको तमाम बेसिक जानकारियां हैं, बड़े बड़े दिग्गज अपना अनुभव आपसे साझा कर रहे हैं, अपने ओर से भी पूरी तैयारी आप करके जाएं। चलिए, अब हम शो के आखिर में आ चुके हैं, तो अगर हम इस पूरे शो के निचोड़ को देखें, निष्कर्ष को देखें, कंक्लूजन को देखें, तो उसे समझना बेहद आवश्यक है। अब ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का जो पूरा फंडा है वो यही है कि साहब, आज के दौर में जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है वो तो है ही, लेकिन इसके साथ ही लोग अब ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, उनका रिस्क एपिटाइट बढ़ गया है, लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। इंटरनेट का पेनिट्रेशन जिस तरह से बढ़ा है उसने लोगों के अंदर और ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ा दी है
कि साहब मेरे अकाउंट में पैसा रखा हुआ है, इसे मैं कहाँ खर्च करूं। और इस वजह से वैकल्पिक निवेश का दायरा यानी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का दायरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और स्टार्टअप्स ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। अब स्टार्टअप्स ने क्यों गति पकड़ी है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कोरोना के बाद जो डिजिटल एक्सपोजर है वो बहुत तेजी से बढ़ा, इंटरनेट जो है वो सस्ता हुआ और इस वजह से हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो तरह तरह के इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स में आगे बढ़ रहे हैं। फंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो फंडिंग भी अब केवल एफआईआईज के थ्रू ही नहीं यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों के थ्रू नहीं बल्कि जो घरेलू निवेशक है उनका भी बहुत बड़ा ग्रुप है, उसके जरिए भी आ रही है। अगर हम एक आंकड़ा आपके सामने रखें तो फिलहाल 90,000 से अधिक स्टार्टअप्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। 2016 की बात करें तो इनकी संख्या केवल 450 के करीब थी। टेक्नोलॉजी की रफ्तार, अलग अलग सेक्टर्स में जो टेक्निकल एडवांसमेंट है वो बढ़ती हुई और अब क्या हो रहा है कि जो कंज्यूमर है उसको अलग अलग जगह भटकना नहीं पड़ता, उसके लिए उसकी स्पेसिफिक ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें मौजूद हैं। तो ये सारा पूरा खाका हमने आपके सामने खींचा। उम्मीद है कि आज का स्टार्टअप मंत्र आपको पसंद आया हो। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।